गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली आपका सेट एग्ज़ाम का होगा। तो सेट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेब सेट होगा, वेब सेट मतलब वेस्ट बंगाल सेट। तो वेस्ट बंगाल सेट के हम लोग क्वेश्चंस आज अपने सेशन में करेंगे एंड मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट है तो इसीलिए आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, let me zoom this. Effective teaching depends upon the qualification of the teacher, personality of the teacher, handwriting of the teacher and subject understanding of the teacher. So effective teaching जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका ऑफ कोर्स जो आंसर होगा आपका डी होगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आंसर को आप मार्क भी कर सकते हो, सो दैट आपको चीज़ें क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वेश्चन पेपर। सो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड क्वेश्चन पेपर का? इज इट ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, नो यूसेज ऑफ द वॉल्क वर्ड्स और रिलायबल। सो कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है? अगर हम यहाँ पर देखें किसकी बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो सब्जेक्टिविटी को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए और आपका यहाँ पर कोई भी मतलब वॉक्यू वर्ड्स यूज ना हो, वो भी हमारे यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड एड। तो कौन सा यहाँ पर प्रोजेक्टेड एड के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे? ब्लैक बोर्ड, ग्लोब, डॉर्ना एंड एपीडियास्कोप। ठीक है, सो एपीडियास्कोप विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम यहाँ पर देखें ग्लोब, ग्लोब को भी हम प्रोजेक्टेड एड में काउंट कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड एड क्या होता है? जब हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको अगर पॉइंट आउट करें तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर डी नहीं होगा तो बी भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेट अमंग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। मॉरल वैल्यूज इफेक्टिवली इनकलकेट कब करेगा? फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट द वैल्यूज हिमसेल्फ, प्रैक्टिसेस देम, talk to the good and the goddesses or tell the story of the great persons. So moral values कैसे आएंगी? Of course जब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, himself practices them. Next question, good evaluation of the general of the written material should not be based on. ठीक है, good evaluation of the written material should not be based on linguistic expression, logical presentation, ability to reproduce whatever it is read एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। सो आपको क्या लगता है गुड इवेल्युएशन कौन से किस में इंक्लूड नहीं होता है? सो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, और तो सारे के सारे वैलिड है, क्योंकि अगर आप उसको एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस रीड आउट कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, लॉजिकली प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस की बात करूं तो वो आपका रिटर्न में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो नॉन वर्बल में चला जाएगा ना फिर आपका। नेक्स्ट, maximum participation of the student is possible in the teaching थ्रू। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहाँ पर होता है स्टूडेंट का? डिस्कशन, लेक्चर, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑफ कोर्स आ जाएगा आपका डिस्कशन। पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, सो डिस्कशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड 10+2 स्टूडेंट्स को यहाँ पर रेंडमली डिजिट्स की तरह इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है अलग अलग कैटेगरीज में, राइट? तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन सा पॉइंट आएगा? इज इट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम एंड नन ऑफ अबव। सो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो और आंसर आप बता सकते हो। सो हियर द आंसर इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में इसलिए क्योंकि रैंडमली डिजिट्स लिया जा रहा है और हम डिवाइड कर रहे हैं स्ट्राटाज में, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पीजी वालों को अलग कर रहे हैं और 10+2 वालों को अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, research carried out of the prior of the incident, after the incident, keeping in the mind of the possibility of an incident and none of above. So of course will be the correct option, क्योंकि post facto ex post facto क्या होता है? जब हम इफेक्ट से कॉजेस पे जाते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी इंसिडेंट डन हो चुका होता है। लॉटरी मेथड कौन सा है?
वेरी इजी, एरिया सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी, परपोजिव। सबको पता है ये सिंपल रैंडम का पार्ट है, तो सिंपल रैंडम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख लो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको नेट के एग्जाम में ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने किए हुए हैं, बस आपको क्वेश्चंस को मार्क करना है, ठीक है। इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द प्राइमरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। डिस्क्रिप्टिव मेथड में अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की, तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? थ्रू observation, through direct competition with the respondent in form of other or another, personal interview, all of above. So आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर? सो डिस्क्रिप्टिव में तो देखो सभी चीजें आएंगी, ऑब्जर्वेशन भी आता है, अगर हम 1 to 1 कनेक्ट कर रहे हैं तो भी आएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी आएगा, तो वो सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव में आ जाती है। According to the randomization, what is the meaning of randomization? Each element of the population has a equal chances to included in the sample. The selection of the individual from the population is independent. The method is free from the personal biases or all of above. So आपके accordingly यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो of course सारे ही points यहाँ पर included रहेंगे, क्योंकि randomization की बात हो रही है, random table की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ द इंडक्शन। इंडक्शन में जो लॉ है वो किन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है, मतलब इंडक्टिव अप्रोच किसने डिफाइन की है? सभी को ये आंसर पता होना चाहिए, दैट इज मिल। मिल ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडक्शन गिवन बाय मिल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। अ डिस्ट्रप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिस्ट्रप्शन मतलब किस वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रप्शन होता है, तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो यहाँ पर नॉइस। नॉइस की वजह से अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, नॉइस आ रहा है, एक्सटर्नल कुछ आवाजें आ रही हैं, तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेसवॉल मॉडल, लेसवॉल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको ना लीनियर मॉडल, आपको इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांसैक्शन मॉडल सब बताया था। तो लेसवॉल को मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर का पार्ट होता है। लीनियर मतलब, ठीक है, लीनियर मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं सिर्फ सेंडर टू रिसीवर की, मतलब सेंडर ने अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा दिया है, बट देयर इज नो एनी लाइक कन्वर्जेशन, मतलब सेंडर मतलब सेंडर एनकोड करता है लेकिन रिसीवर उनको रिप्लाई नहीं करता है, डिकोड नहीं करता है मैसेज को, तब वो हम बोल सकते हैं कि वो आपका लीनियर मॉडल के अंदर आएगा, राइट। तो लेसवॉल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। 3, 4, 5 और 6। तो आपको मैं बता दूं इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके रहेंगे 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स रहते हैं। अब 5 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पहला जो एलिमेंट है वो आपका हो जाएगा हु, ठीक है, सेज व्हाट। देखो यहां पर पहले हम कहते हैं हु मतलब कौन। अब किसने क्या कहा? सेज व्हाट, सेज व्हाट आपका सेकंड एलिमेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेगा इन विच चैनल, मतलब या थ्रू विच चैनल, किसके चैनल के थ्रू? इन विच चैनल, ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया, मतलब कौन से चैनल से ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है। फोर्थ विल बी, फोर्थ क्या हो जाएगा? टू हुम, ठीक है, टू हुम, किसको दिया जा रहा है। और सिंपल सी बात है यहां पर, उसके बाद आ जाएगा विद व्हाट इफेक्ट, मतलब किस क्या इफेक्ट हुआ उसका, विद व्हाट इफेक्ट। तो 5 पॉइंट्स हमने, 5 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया लेसवॉल मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फ्रेडिलिटी, राइट, वायरलेस फ्रेडिलिटी होता है ना, तो इसीलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 2014। तो ये क्वेश्चन आप इसको स्किप कर सकते हो बिकॉज ये आपका अभी का नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका आपको ये स्किप करना है। एजुकेशनल टीवी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? एजुकेशनल टीवी पहली बार कब आया था बताओ? 59 में आया था, ठीक है, 1959 में आपका एजुकेशनल टीवी आया था, ओके। हाँ जी, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देन अभी हम, हु डिफरेंशिएटेड हॉट एंड कूल मीडिया? किन्होंने डिफरेंशिएट किया है हॉट एंड कूल मीडिया को? सो हियर द आंसर इज डी, दैट इज मार्शल मैक
ल्यूहन, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 19th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सीरीज बतानी है। जल्दी से पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो कि यहाँ पर सीरीज क्या आएगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए फटाफट से पॉज करो वीडियो को एंड देन टेल मी कि सीरीज क्या होगी यहाँ पर। सही सीरीज आपको बतानी है। सीरीज मतलब कि आपके मतलब इसमें अब क्या होगा, क्या आएगा आंसर, राइट। तो आपको सीरीज को फाइंड आउट करना है। तो 25, 22, 30, देन नेक्स्ट आपकी कौन सी सीरीज आएगी, और 35 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा होप सो। तो आंसर विल बी 27। सिंपल सी बात है, 27 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 25 है, देन यहाँ पे 30 आ गया। कैसे आप सीरीज को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो गया। तो 22 के बाद 5 का डिफरेंस और करोगे आप, मतलब 5 और ऐड कर दोगे तो 27 हो गया, ठीक है। तो 5 के गैप के हिसाब से यहाँ पर हम इंक्लूड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, इन विच इन द स्कूल ऑफ 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इक्वल क्लासेस के बेसिस पे इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं। अब इन्होंने बोला है कि अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ क्लासेस में कितने गर्ल्स और बॉयज होंगे, मतलब इन्होंने बोला कितनी क्लासेस होंगी ऐसी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ चॉइसेस से जा सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 391 है, यस 391 है, तो 391 किससे चला जाता है, 391 की टेबल में आप लोग चेक करो कि ये आप लोग किससे आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो, बताओ। 391 जो है वो किस तरीके से आप इसको देख सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिकॉज 17 की टेबल से चला जाएगा 391 एंड 23 की टेबल में 323 आता है। सो इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, राइट। सी क्यों हुआ आप सभी को समझ आया, क्योंकि देखो यहां पर 391 को अगर मैं इसको कट करूं 17 से, तो आंसर क्या आ रहा है, 19 आ रहा है ना। और वैसे ही अगर मैं 23 को डिवाइड करूं किससे, किससे करूंगी, 17 से, यही करूंगी ना। सॉरी, यहां पर 23 से डिवाइड करना है इसको, 23 से डिवाइड किया तभी तो आया यहाँ पे 23, ठीक है। 23 आ गया, और यहाँ पर अगर मैंने 323 को डिवाइड किया किससे, किससे करूंगी मैं, यहाँ पर 17 से आराम से चला जाएगा। 323 वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए कि 17 से डिवाइड हो जाता है, तो 19 से कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23 बॉयज एंड 19 गर्ल्स। मतलब हमने किस तरीके से देखा, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट किया और फिर आइडेंटिफाई किया कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, 21 क्वेश्चन में इंडिकेट्स द ओनर्स हु नीदर इंजीनियर नॉर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ना ही वो, सिर्फ और सिर्फ हमें ओनर को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ ओनर को। ना ही वो आपके गुड एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए, मतलब ना ही आपका ई होना चाहिए, सॉरी एफ होना चाहिए, और ई होना चाहिए, ठीक है। तो ई और एफ को हटाओ तो आंसर क्या बच गया, टू, मतलब जी में सिर्फ यही आ रहा है ना, तो आंसर विल बी टू, ओनर, राइट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अभी आप नेक्स्ट मुझे पॉइंट बताओ कि आप इसको क्या बोलोगे। यहां पर बोला है मल्टीप्लीकेशन, 22nd का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसको सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना। पहले हमेशा बोध मास वाले टॉपिक से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बोध मास मतलब पहले आप ब्रैकेट को देखते हो, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज -228। आप लोग चेक कर लेना, आराम से क्वेश्चन में आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। अभी 23rd क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर, इनमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है जिससे कि सीरीज आपकी नहीं बन रही है। क्विकली आप लोग पहले से देखो क्वेश्चन को और रॉन्ग सीरीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। रॉन्ग सीरीज में क्या आएगा भाई, बताओ।
यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका रॉन्ग सीरीज क्या होगा। अभी देखो यहाँ पर अगर हम देखें जो रॉन्ग सीरीज है वो आपका हो जाएगा 383। क्यों होगा अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 96। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका सीरीज 96 होना चाहिए, वैसे यहाँ पर 95 आना चाहिए। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। ठीक है, यहाँ पर आ गया 11। अब मैं 11 प्लस 12 को ऐड करूं, क्यों कर रही हूं मैं, 6 का गैप ले रही हूँ ना, 6 की टेबल चला रही हूं मैं। ठीक है, अब मैंने 11 प्लस 12 ले लिया, तो आंसर आना चाहिए 23, तो 23 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं 23 में कितना ऐड करूंगी, 24 ऐड करूंगी ना, तो 23 प्लस 24 मैंने जब ऐड किया तो आंसर कितना आ रहा है 47। 47 बिल्कुल करेक्ट है। अब 47 में मैं कितना ऐड करूंगी बताओ फटाफट से, जल्दी से पॉज करो वीडियो को। 48 ही ऐड करूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे 6 की टेबल चल रही है, 6 12 24 48, इस तरीके से 96 192 इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर तो 95 आ रहा है, और यहाँ पर 96 दिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 96। क्लियर हो रहा है? तो 96 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो रॉन्गली सीरीज में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। अभी नेक्स्ट बताओ, टीचर को कोड किया है इस तरीके से, तो चिल्ड्रन को किस तरीके से कोड किया जाएगा, चिल्ड्रन को किस तरीके से कोड किया जाएगा, बताओ 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 फटाफट से। यहाँ पर आंसर आपका सिंपल बी हो जाएगा। हाउ? देखो यहाँ पर सी है ना, तो सी में कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, ई आ जाएगा। ई के बाद एच, एच के बाद एच को देखो अगर मैं जे से काउंट करेंगे, तो अगर आप ये दो पॉइंट्स को भी समझते हो ना, तो आपको सिंपल अलग है ना बाकी, तो आप सिंपली समझ पाओगे कि आपका बी ऑप्शन ही होगा फॉर श्योर। समझ आया सभी को? तो इस तरीके से हम क्विकली सॉल्व करते हैं। 25 क्वेश्चन को देखो फटाफट से। Which of the following are correct about the Central Information Commission? Central Information Commission क्या ये एक स्टेचुरी बॉडी है, क्या ये एक्ट में आएगा, क्या ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं इसको, पेनल्टी 25,000 लगती है, और यहाँ पर इरेंट ऑफिसर इसको पनिश कर सकते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो हियर द आंसर इज सी, दैट इज 1 2 एंड 3। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आंसर गलत है। ऑफ कोर्स आप सभी समझ पा रहे होंगे कि भाई चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेचुरी बॉडी है, अपॉइंट कौन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पेनल्टी 25,000 की लगती है। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे अभी मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई कि आप खुद से इसको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, देन फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर होगा क्या। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। राइट, कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया अभी हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आंसर विल बी सी। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आपको डायरेक्शन के बारे में तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो भाई साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो यहाँ पर ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ। दिस इज योर साउथ ईस्ट, this is your northeast, this is your southwest and this is your northwest। यही होता है ना, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। तो अब यहाँ पर ये बोला है कि जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, सॉरी साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट को मैंने नॉर्थ कर दिया। साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये है ना, मैंने इस पॉइंट को नॉर्थ में कन्वर्ट कर दिया, साउथ ईस्ट विल बी योर नॉर्थ अभी। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट को हमने क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये है ना नॉर्थ ईस्ट, इसको मैंने वेस्ट बना दिया। ठीक है, अभी इन्होंने बोला रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस आर सेमली चेंज्ड, ये चेंज हो गया है, बाकी सारे चेंज हुए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट। अब इसने पूछा है कि जो वेस्ट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी बताओ भाई,
वेस्ट की डायरेक्शन साउथ ईस्ट ही तो होगी। साउथ ईस्ट क्यों होगी? क्योंकि हम यहां से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट को, तभी तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट किया, नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट किया, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अब ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट वाला वो साउथ ईस्ट ही तो होगा। सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वी डू नॉट वरी अबाउट द एरर्स, व्हाट मस्ट ट्राई टू लर्न अवर एरर्स। सो एजम्पशंस यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ, तो एजम्पशंस आप लोग एक बार चेकआउट करो और इसका आंसर फाइंड आउट करो। एरर्स में बी प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट अ सर्टेन वर्क और वी आर केपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्रूव द चांसेस टू फ्री एरर वर्क। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि हमें वरी नहीं करना चाहिए अबाउट द एरर्स, वी मस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट अवर एरर्स, मतलब हमें मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो सबसे पहला assumption क्या दिया है, एरर्स में बी प्लेस वी आर कैरिंग आउट टू सर्टेन वर्क। तो हमेशा एरर्स हो जाते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं तो, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट होता है हमें कि हम एरर फ्री वर्क को आगे से इंप्रूव कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम एक गलती करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम उस सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करते हैं। तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर इम्प्लिसिट हैं, दैट मीन्स दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों बिल्कुल सही ऑप्शन को रिलेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, इन द टू टर्म्स ऑफ रिलेटेड इन अनदर वे, मार्क ए एंड डी बाय विच ऑफ द टर्म बेयर अ रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इस तरीके से पूछा है ना कि आंसर क्या आएगा। अब देखो 0 1 है, ठीक है, यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 10 लिया मैंने, 10 को मैं क्या करूंगी, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 1000 कर दूंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे 10 लिया तो 100 ले लिया, 10 किया तो 1000 हो गया, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आप इसको इजीली कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है, ठीक है, जो आपने प्रीवियसली नॉलेज गेन किया है कहीं ना कहीं अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग 8th लेटर इज टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, अब बताओ 8th लेटर बताना है आपको 15th लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें ABCD पता होनी चाहिए, है ना, सबको याद है ABCD। तो ABCD को आप लोग आइडेंटिफाई करो, कैसे करोगे? तो ABCD में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कौन सा लेटर आपका राइट में होगा, है ना, लेटर टू द राइट। यस, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका टी। मतलब यहाँ पर आना चाहिए आपका आंसर टी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8th लेटर पूछ रहा है ना, और यहाँ पर पूछ रहा है कि 15th लेटर के अकॉर्डिंगली, 12th लेटर के अकॉर्डिंगली, सॉरी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर हम इसको देखते हैं, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। यस, हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका W, हाउ। चलो इसको मैं बता देती हूँ आप सभी को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ABCD आपको पता होना चाहिए ना, ABCD। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ EFGHILMNOPQRSTUVWX एंड YZ, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? इन्होंने बोला है 8 को, 8th लेटर है आपका यहां से राइट से और 15th लेटर है आपका, हाँ बताओ, 15th लेटर है आपका लेफ्ट से, है ना। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? 23 आ जाएगा ना। अगर मैं 15 और 8 को ऐड कर दूं तो कितना आंसर हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से लेंगे हम। बताओ 23 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अगर आप 23 ले रहे हो तो कितना, कैसे आप फाइंड आउट करोगे? यहां से देखोगे ना, ये आपका लेफ्ट साइड है, 1 2 3 4, 23 गिनो। आपको पता है 26 लेटर होते हैं हमारे उसमें, तो आंसर क्या आना चाहिए?
W ही आएगा, 3 को हटा दो, मतलब लास्ट के 3 को हटा दो तो W आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी W। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी आप देख रहे हो, जैसे हमने सॉल्व किया तो हमें चीजें समझ आ रही हैं। चलो 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। बाकी 30 क्वेश्चंस और बचे हैं, 30 क्वेश्चंस मैं आपको सेकंड सेशन में लूंगी, बिकॉज आप लोग फिर इसमें क्योंकि अभी आपका डीआई का कॉन्सेप्ट शुरू होगा ना, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को फिर नेक्स्ट वाले सीरीज में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं पार्ट 2 में इसको इंक्लूड करूंगी। चलिए फिर अभी इसको पढ़ते हैं। व्हेन आई फाउंड दैट आई वाज हाफ ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ एन ईयर आवर, ठीक है, अर्लियर, तो हमने मैं पहले पहुंच गई, जो शेड्यूल टाइम था ना उससे आधे घंटे पहले मैं पहुंच गई ट्रेन के टाइम के हिसाब से, ठीक है, स्टेशन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द ट्रेन बीइंग लेट बाय 1.5 है ना आवर्स अराइव्ड एंड 6 to 20 आवर्स अराइव्ड, ठीक है। तो आई हैड रीच एट द स्टेशन, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ मैं कितने बजे पहुंची होंगी, है ना, यही पूछ रहा है कितने बजे पहुंची होंगी। तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 4:20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4:20 में मैं रीच हो गई, हाउ। सबसे पहले तो आपने देखा कि 6:20 पे ये अराइव हुआ, ठीक है, 6:20 पे स्टेशन में ये आवर मतलब ये अराइव हुआ, ठीक है। और 1.30 मतलब एक 1 आवर 30 1 और 30 के बीच में जो आवर है, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऑलरेडी आप लेट हो, इसमें लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे ट्रेन लेट है भाई, ठीक है, 1 to 30 आवर्स यहाँ पर लेट है ट्रेन। तो अब आप मुझे ये बताओ, इसको मैं रिड्यूस करूंगी ना, इसको मैं रिड्यूस करूंगी। अब जरा आप 620 को 150 से इसको 130 से लेस करो जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा 4.50 आ रहा है, 4.50, ठीक है। मतलब जो शेड्यूल्ड टाइम था ना ट्रेन का वो ये था, शेड्यूल्ड टाइम जो था वो ट्रेन का ये था। अब इसने पूछा ना कि जो पैसेंजर है वो पहले पहुंच गया हाफ एन आवर, तो माइनस कर दो भाई हाफ एन आवर से, मतलब हाफ एन आवर मतलब 30 से तो लेस करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4:20 पे आपका जो टाइम था वो आपका पहुंच गया वो बंदा, ठीक है। समझ आया कैसे हमने इस चीज को किया, तो होप सो आपको ये क्लियर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाकी के 30 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में लूंगी, बिकॉज इसमें डीआई एंड कुछ क्वेश्चंस और भी अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ, सीरीज में लेती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, एंड यस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बहुत सारे इसी तरीके से आपके साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी ऐड ऑन करने वाली हूँ। सो थैंक यू ऑल, बाय।